नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया सुनो यूपी का, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। देहरादून में पुलिस लाइन के सामने भीषण आग लग गई है। गद्दे की दुकान में ये भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने में वहां जुटी हुई है। आग में कई सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। तो देहरादून में पुलिस लाइन के सामने ये आग लगी है, जहां पर गद्दे की दुकान थी और इस गद्दे की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज लगी है कि आप देखिए आग की लपटें दूर दूर तक यहाँ पर नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीधा रुख करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने लोगों की समस्या यहां पर सुनी है। जनता दर्शन में लोगों की समस्या को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्या दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और इस दौरान जनता दरबार लगाया गया। लोगों की फरियादें यहां पर सुनी है। तस्वीरें आपके सामने है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब लोगों की फरियादें सुनी जा रही है, लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात की है और जनता दर्शन में लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। और समस्याओं को सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाए, इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अक्सर इनकी तरफ से जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर आम लोग पहुंचते हैं, अपनी फरियाद सीएम के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखते हैं। उन्हें कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या अगर उन्हें है तो वो सामने रखा जाता है और उसका जल्द निवारण भी होगा, इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री देते हैं। और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये तस्वीर आपके सामने, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत की जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार में और उनकी फरियादों को सुनते हैं। आगे रुक करते इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता आजम की बेटी अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद रामपुर की सुवार सीट पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच नवाब घराने से अपना दल एस के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हजमा मियां ने सवाल टांडा सीट से ताल ठोकने की बात कह दी है और पार्टी से टिकट मिलने पर बड़ी जीत का दावा कर डाला। हालांकि अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद सपा खेमे में खामोशी नजर आ रही है और अब इस सीट को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। और हमारे साथ रामपुर से उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, अब स्वार सीट को लेकर के अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद से जो उनका विरोधी खेमा है, चाहे रामपुर का नवाब परिवार हो या भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, दोनों ही गुटों ने ये खुशी जाहिर की है। और अगर उपचुनाव होते हैं स्वार विधानसभा सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि यहाँ पर कमल खिलेगा। और जो रामपुर का नवाब घराना है, उसके जो हमजा मियाँ हैं, जो पिछली बार अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़े थे इस सीट से, उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है और भाजपा उन्हें प्रत्याशी बना देती है तो वो बड़ी जीत हासिल करेंगे इस सीट पर। वहीं जो आकाश सक्सेना है, भारतीय जनता पार्टी के रामपुर शहर सीट से विधायक हैं, जिन्होंने आजम खान की सीट पर कब्जा किया है, उनका कहना है कि एक बार फिर जो है भाजपा का कमल रामपुर उपचुनाव में खिलेगा। तो ये जो समाजवादी का खेमा है उसमें के अंदर मायूसी है, क्योंकि जो दो पिछले उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का उपचुनाव, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा जारी है। 10वीं और 12वीं के पेपर आज से लेकर 4 मार्च तक चलने वाले हैं। सुबह 8 बजे से 10वीं की हिंदी की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 11 बजे तक चलने वाली है। वहीं सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर होगा। परीक्षा के लिए सुरक्षा के भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। अधिकारी पूरे यूपी में हो रहे परीक्षा को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। कंट्रोल रूम से निगरानी यहाँ रखी जा रही है। परीक्षा को लेकर के एक छात्रों पर यहाँ नजर रखी जा रही है। लेकिन जब छात्र पहुंचते हैं सेंटर पर तो उनका स्वागत किया गया है, टॉफी उन्हें दी गई है, फूल दिया गया छात्रों को, ताकि छात्र किसी भी तरीके से तनाव में ना रहे, तनाव मुक्त होकर के छात्र परीक्षा देने के लिए जाए। इस तरीके से प्रशासन की तरफ से खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो परीक्षा शुरू हो चुकी है। नकल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी से लेकर के निगरानी रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये पूरे पेपर कराए जा रहे हैं। कॉपियों की बारकोडिंग भी यहाँ पर की गई है। कॉपियों में माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो भी लगा है। प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं आप देखिए, शिक्षा परिषद मुख्यालय से निगरानी रखी जा रही है। वहीं कॉपियों की सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कॉपियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी, जो डबल लॉक में होगा।
और इस बार प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं रखी जाएंगी कॉपियां, ये पहले ही साफ हो चुका है। इस बार इन कॉपियों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आज से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा, जो कि देश की सबसे बड़ा बोर्ड है, शुरुआत हो चुकी है। 2 शिफ्टों में ये एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन पहले ही प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि नकल विहीन परीक्षाओं को कराया जाएगा। इसके लिए बड़े इंतजाम भी किए गए हैं, कॉपियों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कॉपियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। पेपर हो जाने के बाद डबल लॉक इसमें रहेगा। इस बार प्रिंसिपल ऑफिस में कॉपियां नहीं रखी जाएंगी, ये बात भी साफ कर दी गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहां से निगरानी की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, श्रावस्ती की तस्वीर, इटावा, कुशीनगर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शैलेश, कहां पर आप मौजूद हैं बताइएगा, और वहां पर कैसे इंतजाम आप देख रही हैं? देखिए, इस समय सोनिका हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश में 8000 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनके एक एक कमरे को इसी कंट्रोल रूम से बैठे बैठे देखा जा रहा है। पहले पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ये एक बड़ी सी LED स्क्रीन है और ये आप एक स्क्रीन पे ये 16 जगह के अलग अलग विजुअल देख सकते हैं, जिनको बार बार बदला जा रहा है। गेट से लेके कॉलेज के और परीक्षा कक्ष तक एक एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि इस पूरे कंट्रोल रूम की अगर हम कार्यप्रणाली पर बात करते हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको समझाना अब हम शुरू करते हैं। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, हर मंडल के हिसाब से यहाँ अलग अलग डेस्क बनाई गई है। जैसे ये हमारे सामने है प्रयागराज मंडल, तो प्रयागराज मंडल के लिए यहाँ पर 4 कंप्यूटर स्क्रीन लगा दी गई, 4 लोगों की ड्यूटी लग गई। अब ये 4 लोग इस प्रयागराज मंडल के जितने परीक्षा केंद्र हैं उनको बार बार अपनी मॉनिटर पर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर परीक्षा चल रही है। ये आप देख सकते हैं, जिस स्क्रीन को चाहेंगे वो बड़ा कर लेंगे, यानी जूम कर लेंगे, और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। आगे की तरफ आपको चलें और हम दिखाएं, इस कंट्रोल रूम में एक ये शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। एक सिस्टम लगा है जहाँ पर लगातार ईमेल जो है, अगर किसी को कोई चीज़ जानकारी है, समस्या आती है तो उससे जुड़ा हुआ। इसके बगल में ये प्रभारी हैं ट्विटर और फेसबुक के, प्रभारी हैं व्हाट्सएप के, यानी अलग अलग जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से अगर कोई सूचना आ रही है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। ये चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, कानपुर, सहारनपुर, ये इस तरह से एक बहुत ही बड़ी सी टीम यहाँ पर तैयार की गई है जो यहाँ पर मॉनिटरिंग का काम कर रही है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं अगले चरण में कि किस तरह से यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। हम आपको मॉनिटर दिखाते हैं, अब चलते हैं अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और देखिए, इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम भी दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर हमें विष्णुकांत पांडे जी, इसके अलावा अमरकांत सिंह जी, ये लोग दिख रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर प्लीज़, सर जानना चाहेंगे इस कंट्रोल रूम के बारे में, किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग चल रही है? हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे हर एक उसमें सेंटर पर, हर कक्ष में CCTV कैमरा लगा हुआ है और वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। इस कंट्रोल रूम से हम प्रदेश के सभी जो 8700 सेंटर्स हैं उनको संपर्क कर सकते हैं। उनके किस कक्ष में क्या गतिविधि हो रही है सीधे देख सकते हैं। आप किसी भी स्कूल को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और मॉनिटर रैंडम बेस पर किया जा रहा है। कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि दिखाई पड़ती है जो परीक्षा के अनुकूल नहीं है तो हम फिर उसके बारे में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट से संपर्क कर उन्हें सचेत करते हैं और दंडित करने का काम भी इस हिसाब से। ये कि यहाँ पर देखिए भगवती सिंह जी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक है वो भी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। एक चीज़ और हम चाहेंगे सर, आप दिखाएं जो बड़ी सी LED है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रूम को पूरी स्क्रीन पे देखना चाहें तो उसकी सुविधा भी है? बिल्कुल सुविधा है। आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार कोई भी एक कमरा जिसमें परीक्षा चल रही है, एक डेमो के तौर पर दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखाया, अंदाजा हो कितनी गहन मॉनिटरिंग। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप इस समय देखें, एक सेंटर के ये 9 कक्ष आपको दिख रहे हैं LED पर, और अगर हम फोकस करना चाहें किसी एक कक्ष पर तो हम तत्काल फोकस करा सकते हैं। आप आए तो जो हमारा ऑपरेटर है हम उससे कहेंगे आप एक कक्ष को करिए। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर ये एक कक्ष है, इसमें बच्चे कि कौन बच्चा क्या गतिविधि कर रहा है ये लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। यदि अगर आपस में बच्चे बात करते भी दिखेंगे तो यहाँ लखनऊ से दिख जाएगा। ये आपको मिर्ज़ापुर का एक स्कूल दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर।
तो देखिए मिर्ज़ापुर की दूरी लखनऊ से कितनी है, और उसमें स्कूल में कक्ष संख्या 3 में हम इस समय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सघन मॉनिटरिंग हमारी है। बिल्कुल, देखिए कितनी बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है, हमने समझा। देखिए मिर्ज़ापुर का कॉलेज है, उसका क्लासरूम कौन सा ये पता चल गया। अब अगर यहाँ पर कोई गतिविधि दिखी तो सीधे उस क्लासरूम में किसकी ड्यूटी है वो भी एक क्लिक पे मिलेगा, और सीधे वहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापक है उनसे बात की जा सकती है, जानकारी ली जा सकती है। एक पुराने समय में सोनिका आपको याद होगा एक बात चलती थी, इमला बोलकर नकल करवाना, यानी कि क्लासरूम में एक पुराने पहले के समय देखते थे कि एक व्यक्ति है वो बोल रहा और पूरा क्लासरूम में परीक्षार्थी जो है वो नकल कर रहे हैं, उस पेपर को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन को बदलने की कोशिश यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से इस बार कर दी गई है। चलिए साहब वहां पर है, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अब 9:12 हो चुके हैं, परीक्षा 8 बजे से शुरू है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि यूपी बोर्ड समेत अन्य शैक्षिक बोर्डों की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को मेरी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। आप सभी लोग बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल होइए। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से निश्चित ही मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। परीक्षा की शुरुआत होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और अपने परीक्षा को अटेम्प्ट करिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया मुख्तार के परिवार पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार और उसके बड़े बेटे और बहू जेल में हैं। तो वहीं मुख्तार के भाई, भाभी और पिता के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी जेल का खौफ सता रखा है, क्योंकि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी पर भी आरोप है और पुलिस को उसकी तलाश है। इस मामले में अब्बास अंसारी को तो जमानत मिल गई है, लेकिन मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है और उमर अंसारी को पुलिस अभी तलाश कर रही है। तो मुख्तार फैमिली पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब छोटे बेटे की तलाश भी की जा रही है पुलिस की तरफ से। हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी पर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। तो अब देखिए, अब्बास और निखत के बाद अगला नंबर किसका होने वाला है। मऊ पुलिस को मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की तलाश अब है। हेट स्पीच के मामले में आरोपी है उमर अंसारी। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है। भाई और भाभी के जेल जाने के बाद उमर को गिरफ्तारी का डर अब सता रहा है। उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। निखत की गिरफ्तारी को लेकर के उमर ने साजिश इसको उमर की तरफ से कहा गया था कि जब निखत की गिरफ्तारी हुई तो ये एक साजिश है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को भी जेल हो चुकी है। मुख्तार, अब्बास, निखत और शर्जील पहले से ही जेल में मौजूद है, लेकिन अब उमर अंसारी की तलाश पुलिस कर रही है। हेट स्पीच के मामले में तमाम आरोप लगे हुए हैं उमर अंसारी पर, और जब निखत अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी तो उसे उमर अंसारी की तरफ से एक साजिश बताया गया था और कहा गया था कि परेशान किया जा रहा है निखत अंसारी को। लेकिन अब उमर अंसारी की तलाशी में पुलिस जुट चुकी है, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में तमाम आरोप लगे हुए हैं। तो मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी पर भी पुलिस की गाज अब गिरती नजर आ रही है। लखनऊ से स्पीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब्बास की पत्नी निखत पर आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में निखत पर सुनवाई आज होगी। आज कोर्ट में रिमांड अर्जी पेश करेगी पुलिस की टीम। निखत की तरफ से जमानत अर्जी डाली जा सकती है। निखत अंसारी की जेल शिफ्टिंग पर भी आज ही फैसला संभव है। अभी चित्रकूट जेल में निखत अंसारी बंद है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, निखत अंसारी को लेकर के आज सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज निखत की तरफ से अगर अर्जी डाली जाएगी, उनके जो वकील हैं वो कोर्ट में अर्जी डालेंगे निखत की जमानत के लिए, क्योंकि लोअर कोर्ट से उनकी जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। अब ऊपर की कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। इसके साथ ही जो एंटी करप्शन कोर्ट है वहाँ पर पुलिस एक अर्जी देगी, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, जिन्होंने निखत और अब्बास अंसारी के अंदर निजी मुलाकातें कराई थी और लंबे समय से करा रहे थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज है, बहुत सारी धाराएं हैं, इसलिए एंटी करप्शन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जो स्पेशल कोर्ट है लखनऊ में, वहाँ पर सुनवाई होगी और रिमांड के लिए पुलिस की तरफ से अर्जी दी जाएगी। चूंकि FIR दर्ज है, निखत से बहुत सारी पूछताछ करनी है कि कौन कौन से पुलिसकर्मी थे, खासकर वो सिपाही जगमोहन, जिसका नाम बार बार चर्चा में आ रहा है कि जगमोहन ही वो आदमी है जिसने मुख्तार अंसारी के लिए तमाम सुविधाएं जेल में मुहैया कराई थी। बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ था उस समय भी वो वहाँ तैनात था। चित्रकूट जेल में जब बीते दिनों
खूनी जंग हुई थी, 3 लोग मारे गए थे जिसमें मुख्तार अंसारी के 2 शूटर भी थे, तब भी उसकी तैनाती जगमोहन की उसी जेल में थी। और अब निखत और अब्बास अंसारी की जब मुलाकातें हुई तब भी जगमोहन का नाम ही चर्चा में आया। ये नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, हालांकि वो फरार हो गया है, भागा हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की जब तलवार लटकने लगी उस पर, तब वो गायब है और लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जमानत हासिल कर सके। तो जगमोहन को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से जगमोहन तो आज का दिन निखत के लिए बेहद अहम, राहत मिलेगी या मुश्किल और बढ़ेगी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।